नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे 10वां चैप्टर है। ये है दोस्तों वायु दाब एवं वायुमंडलीय संरचना। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों क्लासेज नहीं हो पा रही थी। आप सभी को ज्ञात होगा कि जोधपुर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद थी। इस कारण दोस्तों आपके वीडियो दोस्तों अपलोड नहीं हो रहे थे। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों सरल प्रश्न, सीधा प्रश्न, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में होती है। तो दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। क्या होगी दोस्तों? कमी। अब वायु दाब क्या होता है? एक इकाई क्षेत्र के दाब को, एक इकाई क्षेत्र के दाब को वायु दाब कहते हैं। और ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में क्या होगी? कमी होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों वायु दाब मापने की इकाई है। तो दोस्तों वायु दाब मापने की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो ये है आपके मिलीबार। क्या है? मिलीबार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। अब मिलीबार की बात करें दोस्तों तो 1 मिलीबार, प्रश्न बन सकता है आपके कि 1 मिलीबार किसके बराबर होता है? तो 1 मिलीबार बराबर होता है दोस्तों 1 वर्ग सेमी। 1 वर्ग सेमी प्रति 1 ग्राम बल के, प्रति 1 ग्राम बल के। यानी 1 मिलीबार अगर प्रश्न बने कि 1 मिलीबार बराबर होता है तो ये होता है दोस्तों 1 वर्ग सेमी प्रति 1 ग्राम बल के। और इस प्रश्न का हमारे उत्तर होगा यानी वायु दाब मापने की इकाई है मिलीबार। तो अ ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न दोस्तों वायु दाब की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों वायु दाब की खोज सर्वप्रथम क्यों की गई दोस्तों? आपके क्यूरिक द्वारा। किसके द्वारा की गई? क्यूरिक द्वारा। और ये की गई दोस्तों लगभग आपके 1651 में। कब की गई दोस्तों? 1651 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न है समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न से दोस्तों एक से अधिक प्रश्न बनते। अब ये कैसे दोस्तों? अब हमें पूछे अगर कि समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है, इंच में पूछे तो ये होगा दोस्तों आपके 29.92 इंच। मिलीमीटर में पूछे दोस्तों तो 7601 मिलीमीटर। और मिलीबार में पूछे तो 1013.25 मिलीबार। और पाउंड में पूछे दोस्तों तो 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच। और दोस्तों अगर ग्राम प्रति वर्ग सेमी में पूछे तो आपके हो जाएगा 1.34। कितना? 1.34 ग्राम प्रति वर्ग सेमी। ये हो जाएगा दोस्तों आपके ग्राम प्रति वर्ग सेमी में। और दोस्तों पारे के समतुल्य पूछे तो आपके हो जाएगा 76 सेंटीमीटर पारे के समतुल्य। तो ये सभी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर उत्तर होता दोस्तों कि उपयुक्त सभी तो ये सभी होता। और इन सभी को इंच में पूछे, अगर मिलीमीटर में पूछे, मिलीबार में, पाउंड में, ग्राम प्रति सेंटीमीटर में, पारे के समतुल्य, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वायु दाब मापने के लिए आपके पारद वायु दाब मापी जिसे दोस्तों आपके मरकरी बोरोमीटर और दोस्तों निदर्भ वायु दाब मापी जिसे एनेरॉइड बोरोमीटर कहते हैं। तो अ व ब दोनों इसका सही उत्तर होगा। वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत्र से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पारद वायु दाब मापी और निदर्भ वायु दाब मापी से वायु दाब मापा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। अ व ब दोनों
और दोस्तों पारद वायुदाब मापी जिसे मर्करी बैरोमीटर अंग्रेजी में कहते हैं, और निडर वायुदाब मापी जिसे एनेरॉइड बैरोमीटर कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है इसे कहते हैं। अब दोस्तों इसे इस माध्यम से समझिएगा, ये दोस्तों आपके ग्लोब है। अब दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों आपके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और दोस्तों ये होगी आपके मकर, ये होगी दोस्तों आप, और ये दोस्तों आपके ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। अब दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भूमध्य की सूर्य जब सीधा प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो दोस्तों यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है, इसकी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ताप अधिक होगा वहाँ पर निम्न वायुदाब होगा, और जहाँ पर ताप कम होगा वहाँ पर होगा दोस्तों उच्च वायुदाब। अब दोस्तों हमने चर्चा की थी कि इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो दोस्तों यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी बनेगी। तो दोस्तों इस क्षेत्र को भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं दोस्तों इस क्षेत्र को। और दोस्तों ऊपरी क्षेत्र, जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पर दोस्तों तापमान कम है, इसलिए दोस्तों इसे उच्च वायुदाब पेटी, और दोस्तों इधर भी वायुदाब आपके उच्च होगा क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है। और दोस्तों तापमान और वायुदाब में दोस्तों विपरीत संबंध होता है। कैसे? अगर तापमान अधिक होगा तो निम्न वायुदाब, और तापमान दोस्तों निम्न होगा तो उच्च वायुदाब होगा। तो ये आपके पेटियां कुछ विभाजित है, जहाँ पर उच्च तापमान वहाँ पर निम्न वायुदाब, और जहाँ निम्न तापमान वहाँ पर उच्च वायुदाब। तो ध्रुवों के निकट दोस्तों, यहाँ पर ध्रुवों के निकट क्या होगा? निम्न तापमान होगा, तो यहाँ पर दोस्तों उच्च वायुदाब पेटी बनेगी, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां प्रश्न, पवनों के वेग को प्रभावित करने वाले बल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दाब प्रवणता, घर्षण बल और दोस्तों कोरियोलिस बल। अब दोस्तों दाब प्रवणता क्या है? दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर क्या है दोस्तों? आपके दाब प्रवणता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द, यानी पवनों के वेग को ये सभी बल दोस्तों प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न है, यदि समदाब रेखाएं पास पास हो तो दाब प्रवणता होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। यदि समदाब रेखाएं दोस्तों पास पास होगी तो दाब प्रवणता क्या होगी? ये होगी दोस्तों अधिक, और दोस्तों जब दूर दूर होगी तो क्या होगी? ये होगी न्यूनतम। क्या होगी? न्यूनतम दाब प्रवणता। जब समदाब रेखाएं पास पास होगी तो दाब प्रवणता अधिक होगी, और दोस्तों जब दूर दूर होगी तो ये होगी आपके न्यूनतम। और इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, घर्षण बल अधिक होता है। तो दोस्तों घर्षण बल कहाँ पर अधिक होता है? घर्षण बल होता है दोस्तों आपके धरातल पर। कहाँ पर होता है? धरातल पर। और जब दोस्तों ऊंचाई पर जाएंगे तो घर्षण बल भी दोस्तों कम होता जाएगा। और दोस्तों न्यूनतम घर्षण बल कहाँ पर होता है? न्यूनतम घर्षण बल होता है दोस्तों समुद्र सतह पर। हमें प्रश्न में पूछा है घर्षण बल अधिक कहाँ होता है, तो अधिक होता है दोस्तों आपके धरातल पर। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। और ध्यान में रखिएगा, ऊंचाई पर जाने पर घर्षण बल में कमी आती है, और न्यूनतम घर्षण बल आपके होता है दोस्तों समुद्र सतह पर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 10वां प्रश्न है, कोरियोलिस बल के लिए सत्य कथन की पहचान करो। महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, ये भी दोस्तों आपके कोरियोलिस बल के संदर्भ में सही कथन है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया, और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। ये भी दोस्तों कथन सत्य है आपके। और इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिणी गोलार्ध से दोस्तों बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, तो द ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही आंसर।
चलते हैं दोस्तों हमारे अगले 11वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 11वां प्रश्न है, वायुमंडल के परिसंचरण में भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निम्न में से मुख्यतः किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों पवनों का प्रारूप किन बातों पर निर्भर करता है, ये करता है दोस्तों वायु मंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। इसकी दोस्तों हम पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं कि दोस्तों जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ दाब वायुमंडलीय दाब दोस्तों कम होगा, और जहाँ दोस्तों ताप कम होगा वहाँ वायुमंडलीय दाब दोस्तों अधिक होगा। तो अक्षांशीय भिन्नता भी इसका कारण है। वायुमंडलीय पट्टियों की भी दोस्तों हमने चर्चा की थी, तो ये भी दोस्तों आपके सही है। और वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरणों के साथ विभाजन, इसका भी दोस्तों अलग अलग विभाजन की दोस्तों हमने चर्चा की थी, तो ये भी दोस्तों आपके सत्य कथन हो जाएगा। तो और महासागरों व महाद्वीपों का वितरण, इसकी भी दोस्तों महासागरों एवं महाद्वीपों के वितरण के दोस्तों चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों महासागरों पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा। क्यों, अधिक गहराई पर सूर्य की किरणें जाती है तो वहाँ पर तापमान अधिक होगा, और महाद्वीपों पर दोस्तों तापमान क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इसकी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, यानी ये सभी दोस्तों कथन सत्य है। तो ऑप्शन द होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कोष्ठ के प्रकार है। सबसे पहले जाने कि कोष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों कोष्ठ क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाला परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाला परिसंचरण को कुछ वर्गों में बांटा गया, जिसे दोस्तों कहते हैं कोष्ठ। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 3। और ये 3 कौन कौन से होते हैं, एक है दोस्तों आपके हैडले कोष्ठ, कौन सा है, हैडले कोष्ठ। दूसरा है दोस्तों आपके फेरेल कोष्ठ, कौन सा है, फेरेल कोष्ठ। तीसरा है दोस्तों आपके ध्रुवीय कोष्ठ, कौन सा है, ध्रुवीय कोष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन अ, यानी कोष्ठ के प्रकार क्या हैं, 3। और कोष्ठ क्या होते हैं, एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूँ, पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाला परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाला परिसंचरण क्या है दोस्तों, कोष्ठ। इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ये आपके हैडले कोष्ठ, फेरेल कोष्ठ और दोस्तों ध्रुवीय कोष्ठ। तो ऑप्शन अ होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले हमारे 13वें प्रश्न की ओर। सुमेलित करो, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो पहला है दोस्तों 30 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो ये कौन सा होगा, आपके हैडले कोष्ठ। और 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर के मध्य का कोष्ठ आपके फेरेल कोष्ठ, और 60 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य का कोष्ठ कौन सा होगा, ध्रुवीय कोष्ठ। तो ये सभी आपके दोस्तों क्या है, सुमेलित है। अब दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा। ये है दोस्तों आपके 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया दोस्तों आपके 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ऊपर के जाने पर दोस्तों 90 डिग्री, और इधर भी दोस्तों आपके 60 डिग्री, और इधर भी दोस्तों आपके 90 डिग्री। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा दोस्तों, आपके ध्रुवीय वाला क्षेत्र तो होगा दोस्तों आपके ध्रुवीय कोष्ठ। कौन सा होगा दोस्तों, ध्रुवीय कोष्ठ। और दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पास वाला क्षेत्र आपके फेरेल कोष्ठ, कौन सा होगा दोस्तों, फेरेल कोष्ठ। और दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला होगा आपके हैडले कोष्ठ, और इससे ऊपर यानी इससे 30 डिग्री ऊपर वाला भी होगा दोस्तों आपके फेरेल कोष्ठ, और ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र वाला होगा दोस्तों आपके ध्रुवीय कोष्ठ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 14वां प्रश्न, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा। तो दोस्तों ये कितना होगा, ये होगा दोस्तों आपके 900 मिलीबार। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न दोस्तों, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे ITCZB कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपके विषुवत वर्त के निकट। कहाँ पर होता है, विषुवत वर्त के निकट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ।
अब दोस्तों ये कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों उच्च सूर्य ताप व निम्न वायु दाब होने से इस क्षेत्र में दोस्तों विषुवत रेखा या फिर दोस्तों आपके भूमध्य रेखा में उच्च सूर्य ताप होने व अब इसकी भी दोस्तों हमने चर्चा की कि जहाँ सूर्य ताप या कि जहाँ ताप उच्च होगा वहाँ पर दोस्तों वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा। तो दोस्तों उच्च सूर्य ताप व निम्न वायु दाब होने से यहाँ पर दोस्तों आपके अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनेगा और इसके कारण दोस्तों वायु संवहन धाराओं के रूप में क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर का दोस्तों आपके ऑप्शन यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है, विषुवृत्तीय के निकट। और क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उच्च सूर्य ताप होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला 16 प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी दोस्तों, तो ये होगी दोस्तों घड़ी की सुइयों के चलने के दिशा के विपरीत दिशा में, यानी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 17वां प्रश्न है दोस्तों, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन स। ये है दोस्तों आपके साइबेरिया का मैदानी भाग। तो ऑप्शन ब होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी साइबेरिया का मैदानी भाग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अल नीनो की घटना से प्रभावित नहीं है। अब दोस्तों एक होती है अल नीनो की घटना, एक होती है दोस्तों आपके ला नीनो। ये क्या है दोस्तों, अल नीनो व ला नीनो मौसमी कारक है जो दोस्तों मानसून की चाल पर क्या डालते हैं, असर डालते हैं। अब दोस्तों अल नीनो तो है आपके गर्म अवस्था, कौन सी है दोस्तों, गर्म अवस्था। और दोस्तों ला नीनो कौन सी, आपके शीत अवस्था, कौन सी है, शीत अवस्था। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि अल नीनो की घटना से प्रभावित नहीं है, तो दोस्तों ये है आपके चाय बागान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। और दोस्तों धान, मक्का और कैस्टर ये दोस्तों गर्म जलधारा के कारण यानी अल नीनो के कारण प्रभावित है। तो प्रभावित कौन सा नहीं है हमें पूछा है, तो ये है दोस्तों आपके ऑप्शन द यानी चाय के बागान। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 19वां प्रश्न दोस्तों, समुद्र की सतह के सामान्य तापमान से अधिक गर्म होने का कारण है। इसकी दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, इसका कारण है दोस्तों अल नीनो की घटना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है। तो दोस्तों दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है, ये है दोस्तों आपके प्रशांत महासागर से। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन स। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 20 प्रश्न और ये थे आपके 10वें चैप्टर से। ये था चैप्टर आपके वायुदाब एवं वायुमंडलीय संरचना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।